हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि अगर दो वेव सुपरइम्पोज कर रही हैं और ये किसी पॉइंट पे इंटरफियर करती हैं तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। मानो कि ये दीज टू सोर्सेज आर इल्यूमिनेटेड बाय ए सिंगल सोर्स। ये इनसे इल्यूमिनेट किया गया दो, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट क्या होगा ये सोचो। एक्चुअल में अगर एक सोर्स देती है एम्पलीट्यूड ए और दूसरी देती है बी और उनके मध्य फेज डिफरेंस है फाई, तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो ये बड़ी आसान चीज है। तो आप बोलो कैसे आसान है कि आप इसको ए बना लो कहीं पर और बी बना लो आप फाई फेज डिफरेंस पर। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम करोगे वही एम्पलीट्यूड होगा। अब वेक्टर सम करने के लिए एक तरीका निकाला गया था, कंपोनेंट लेना। तो b के कंपोनेंट कर लीजिए। तो b के ये एंगल फाई है, तो ये हो गया b कॉस फाई और ये हो गया b साइन फाई। तो और ये a इतना था, तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया a प्लस b कॉस फाई, यहाँ से यहाँ, और ये a है। तो अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आ जाएगा वो इनका स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस b साइन फाई का होल स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो ये आप सिंप्लीफाई करके देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। मैं और भी ज़्यादा जनरल बात बताना चाहता हूँ। अगर तीन वेव सुपरइम्पोज कर रही हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो किसी ने कहा कि एक कोई वेव है, उसका एम्पलीट्यूड a1 है और वो किसी रेफरेंस पोजिशन से हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ φ1, तो a1 विद φ1 एंड a2 विद φ2, तो A2 विद φ2 एंड A3 विद φ3। अब इनको कैसे कैलकुलेट करा जाए? तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को चाहिए कि इनकी बेसिक कंसेप्ट समझे, अदरवाइज तो ऐसे रटता रहेगा, कभी भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो क्या काम करे कि कोई रेफरेंस पोजीशन से A1 बना ले एट φ1, फिर A2 बना ले एट φ2, तो A1 A2 एंड A3। अब इन तीनों का जो वेक्टर सम अपन जो कैलकुलेट करेंगे वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। दिस इज φ2 एंड दिस इज φ3। तो बोला वो कैसे करते हैं? तो भाई वो तो ऐसे करते हैं कि A1 चले, फिर A2, फिर A3, तो ये आ गया। अब ये क्या तरीका निकाला गया इसकी कैलकुलेशन के लिए? मैथमेटिक्स का क्या तरीका निकाला गया कि इनको x और y में रिजॉल्व कर लो और इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि दो ले लो। तो ये A1 है एट एन एंगल φ1 रेफरेंस पोजीशन से, तो इसके जो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इस r का, जो rx होगा, वो A1 cos φ1 प्लस A2 cos φ2, क्योंकि आप देख लीजिए ये A2 है और ये एंगल φ2 है, तो φ2 है, तो ये क्या बैठेगा जो x डायरेक्शन में A2 cos φ2। ऐसे ही ये जो है A3 है और ये एंगल φ3 है, तो ये क्या बैठेगा बेस A3 cos φ3, तो प्लस A3 cos φ3 एंड दिस इज φ2। ऐसे ही ry हो जाएगा, इसमें सब में साइन आ जाएंगे, साइन φ1 प्लस दूसरा A2 साइन φ2 प्लस तीसरा A3 साइन φ3। तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। तो जनरली अपनी जो प्रॉब्लम आती है दो पर ही आती है। अब मैं कहता हूं अगर तीन पर आ जाए तो क्या हम सॉल्व नहीं करेंगे? कर लेंगे, ये मेथड है, प्रोसीजर ये है बस। और rx, तो ये तीनों जो है, ये जो तीन वेव थी उनके x डायरेक्शन में कंपोनेंट्स निकाल के ऐड कर दिया गया, y डायरेक्शन कंपोनेंट ऐड कर दिया गया, फिर नेट आ जाएगा r स्क्वायर बराबर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। इस rx में भी तीन कंपोनेंट होंगे, ry में भी होंगे, इसमें सब cos आ रहे होंगे, इसमें sin आ रहे होंगे। कोई कहे कि ये तो कोई पूरी तरह से x ही डायरेक्शन में, तो क्या हो गया? क्या हो गया उसमें? cos 0 1 हो जाएगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो जब दो होती है तो फिर ऐसा कर लेते हैं, मानो अब दो में दो के लिए मुझे यही दे दिया गया कि कोई a है और दूसरी कोई एक का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का b है, और इन दोनों में एक फेज डिफरेंस फाई है। तो क्या है, अपना रटें क्यों? तरीका बताओ। तो a है और फिर b इधर है तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड होगा और ये फाई हो जाएगा, तो ये चीज b cos फाई हो जाएगी और ये b sin फाई हो जाएगी और ये a हो जाएगा। एक ही कंपोनेंट करने की जरूरत है, क्योंकि a तो खुद ही किस में था, x में,
तो उसका बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके कर लेंगे, मतलब a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। और जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो आई रिजल्टेंट जो आएगा वो जो है वो के आर स्क्वायर है। तो फिर तो इन दो के लिए तो एक फार्मूला आप बना लीजिए। अगर उनमें फेज डिफरेंस फाई है तो आई रिजल्टेंट जो होता है वो जो है जो कि आर स्क्वायर की जगह वैल्यू जो लिखोगे तो वही आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, क्योंकि इन्हीं का तो स्क्वायर करके ऐड करना है तो वही आ जाएगा। क्यों कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई एक जगह आकर के बी स्क्वायर बैठ जाएगा। तो इसको फिर ऐसे कर लेते हैं, के स्क्वायर आई1 हो जाता है, के बी स्क्वायर आई2 हो जाता है, और फिर यहाँ पर जब 2k इसका रूट भी ले लेते हैं, 2k ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं के बी स्क्वायर है कॉस फाई, तो ये क्या आ जाता है आई1 प्लस आई2 प्लस 2 रूट ऑफ आई1 आई2 कॉस फाई। इस तरह से फार्मूला बन जाता है। फिर कभी कभी क्या कह दिया जाता है कि दो वेव किसी पॉइंट पर पहुंची, लेकिन उन्होंने इनिशियल जो फेज डिफरेंस था वो 0 था, लेकिन इस पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही कहता है कि ये दोनों में जो फेज डिफरेंस था 0 था, लेकिन इनके पाथ डिफरेंस की वजह से एक उसमें फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जब यहाँ पर वेव पहुंची तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो सारा मसला जो है वो उसका है कि फेज डिफरेंस क्या है। तो इनका जो है यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। पार्ट डिफरेंस एक सिंपल सा तरीका है कि लैम्डा पार्ट डिफरेंस 2 पाई फेज डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है, 2 पाई फेज डिफरेंस के इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना है। तो इनको हम मिटा देते हैं अपन, और ये तो अपने को मानो पार्ट डिफरेंस p दे रखा है, तो लैम्डा पार्ट डिफरेंस 2 पाई के इक्विवेलेंट है, तो लैम्डा 2 पाई के है, तो 1 पार्ट डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा फेज डिफरेंस के है, और p पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस इतना आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू p। अगर मानो p लैम्डा ही है तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो ये फेज डिफरेंस है ये, और ये तो p पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू p। ये जो p है ये पाथ डिफरेंस है, लिख ही देता हूं मैं पूरा पाथ डिफरेंस बस। तो हम पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब जो है ये पूछा गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पर जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है तो पहले से इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं था, और ये पार्ट डिफरेंस की वजह से भी कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सेंटर में तो दोनों ने बराबर पाथ चला है, तो देयर इज नो पार्ट डिफरेंस, एंड ड्यू टू दिस पार्ट डिफरेंस देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर सेम फेज में सुपरइम्पोज करेंगे, और मानो दोनों एम्पलीट्यूड ए दे रहे थे, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है इस फार्मूले से इस वाले फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस फाई ए बराबर है, तो एम्पलीट्यूड तो 2a हो जाएगा, और इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो इंटेंसिटी k इंटू 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब k इंटू 4ka स्क्वायर हो जाएगा, और k स्क्वायर एक वेव के कारण जो है इंटेंसिटी है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी 4i मिल जाएगी आएगी। तो एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि जहां पर यहां से चली हुई वेव और यहां से चली हुई वेव में जो पार्ट डिफरेंस है वो हाफ लैम्डा हो। अगर ये हाफ लैम्डा होगा तो यहाँ लैम्डा बाई 2 पुट करेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस पाई का मतलब होता है अपोजिट फेज, और अपोजिट फेज का मतलब होता है इनका जो वेक्टर सम आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हैं और अपोजिट फेज है, तो वेक्टर ऐसे जोड़ते हैं तो वहीं लौट के आ गए, तो 0 आ जाएगा। तो उस जगह डार्क स्पॉट आ जाएगा, तो डार्क स्पॉट उस जगह आएगा जब यहाँ से चली हुई वेव और यहाँ से चली हुई वेव में पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, तभी फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तभी फेज डिफरेंस पाई होगा। तो यहाँ पर एक डार्क स्पॉट होगा व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2। नाउ फिर इसके बाद एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, लैम्डा होने पर
फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा, और फेज डिफरेंस 2 पाई का मतलब होगा कि वो दोनों वेव सेम फेज में, और सेम फेज का मतलब होगा कि वहां पर फिर दोबारा से 4i इंटेंसिटी आ जाती है। अब जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कि स्क्रीन पर कितना दौड़ रहे हैं, तो किन्हीं भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के मध्य की दूरी फ्रिंज विड्थ कहलाती है। ये फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं। तो इनमें एक रिलेशन आता है कि यहाँ पर अगर अपन, तो ये जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला जब कैलकुलेट किया गया तो ये इतना आया, लैम्डा डी बाई डी। अब ये कैसे आया इसका मैं डेरिवेशन अभी आपको बता दूं। लैम्डा डी बाई, वेयर डी जो है वो सोर्सेस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोर्स के मध्य की दूरी है, और कैपिटल डी जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी सोर्सेज एंड स्क्रीन। तो फ्रिंज विड्थ थी, डार्क से ब्राइट की दूरी इसकी आधी होती है, तो वो बीटा बाई 2, ये बीटा बाई 2 मतलब लैम्डा डी अपॉन 2d ये है। अब तो इंटेंसिटी 4i से 0 हुई, और फिर 0 से क्या हुई, फिर 4i हुई। तो जब 4i से 0 हो रही थी तो ऐसे भी तो स्पॉट होंगे कि जहां पर इंटेंसिटी बिटवीन 4i एंड 0 होगी, तो वो ऐसा भी पॉइंट होगा जहाँ 3i होगी, 2i होगी, तो वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। जहाँ इंटेंसिटी अपन चाहते हैं 3i, तो 3i, तो i रिजल्टेंट का फार्मूला ये है कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, 2i प्लस 2i cos phi। ये कैसे आया, उसी में पुट कर दो, i1 i2 की जगह दोनों जगह i पुट कर दो, तो ये फार्मूला आ जाता है i रिजल्टेंट। अब हम चाहते हैं 3i, तो 3i बराबर 2i प्लस 2i cos phi, 2i cos phi। तो ये जो है cos phi जो है हाफ आ गया, cos phi हाफ आ गया, तो phi जो है पाई बाई 3 आ गया। तो पाई बाई 3 फेज डिफरेंस है, पाई बाई 3 फेज डिफरेंस है। तो अब ये फेज डिफरेंस है, तो फिर उन दोनों वेवों के मध्य पार्ट डिफरेंस कितना बना होगा। तो अब हमारे पास फार्मूला है कि हर 2 पाई फेज डिफरेंस 1 लैम्डा के इक्विवेलेंट है पार्ट डिफरेंस है। मतलब वही याद कर लो कि 5 बटे 2 पाई बराबर पाथ डिफरेंस बटे लैम्डा, पार्ट डिफरेंस बटे लैम्डा, बस। तो 5 पता हो तो ये वैल्यू पुट कर दो, पार्ट डिफरेंस है। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3i वाला पॉइंट आ जाएगा। अब वही चीज फ्रिंज विड्थ में स्क्रीन पर कितना दौड़ेगी, ये बात मुझे बतानी है। स्क्रीन पर कितना दौड़ेगी, तो ये ज्यादातर सब यूनिटरी मेथड है, कुछ है भी नहीं। तो बोला सब स्क्रीन पर ये बता दो स्क्रीन पर कितना दौड़ेगी, मतलब 4i से जो 0 का स्पॉट बीटा दूरी पर आया था, तो वो कितना होगा, बीटा बाई 2 दूरी होगी, या बीटा बटे 6 होगी, या बीटा बाई 3 होगी, ये कैसे पता लगे। तो ये मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ है। तो बोलो क्या नहीं है इसमें, इसमें ये है कि हमें यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट मिला था, फिर जब पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा हो जाएगा, तो फिर ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, फिर 2 लैम्डा हो जाएगा तो फिर ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, फिर ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा। पार्ट डिफरेंस इस वेव और इस वेव, ठीक है। तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग बीटा है, ये लैम्डा पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग बीटा है। और यहां पर कितना आया था वो पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस हमने पता कर लिया था, कितना था पाई बाई 3। तो उल्टी कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि अब हमें क्या पता है, 5 बटे 2 पाई बराबर पार्ट डिफरेंस बटे लैम्डा। 5 पाई बटा 3 है, तो पाई बटा 3 2 पाई, पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया पार्ट डिफरेंस हो गया अपॉन लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 6, लैम्डा बाई 6। और लैम्डा यदि पार्ट डिफरेंस होता है तो हम इस पर क्या दौड़ पड़ते हैं, बीटा, स्क्रीन पर बीटा चलना पड़ता है। तो लैम्डा बाई 6 के लिए कितना चलना पड़ेगा,
बीटा बाई 6, क्योंकि लैम्डा के लिए कितना दौड़ना पड़ता है, बीटा, तो लैम्डा बाई 6 के लिए बीटा बाई 6 बस। फिर किसी ने कहा ब्राइट से डार्क स्पॉट कितनी दूर होगा, ये भी बहुत आसान है। डार्क स्पॉट में क्या इंटेंसिटी है, क्या हो जाएगी, 0, 4i से 0 होगी है, तो 4i से नीचे 3i भी आई होगी, 2i भी आई होगी, i भी आई होगी 0। तो 4i से 0 होने में, मतलब मैक्सिमा से मिनिमा होने में अपने को चलना पड़ता है बीटा बटे 2, बस बीटा बटे 2 चलना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से बताना चाहता हूं कि स्क्रीन पे जितने आप बीटा चलोगे पार्ट डिफरेंस में उतने ही लैम्डा होंगे, बोला ये बहुत अच्छा तरीका, और फेस डिफरेंस में उतने ही 2 पाई होंगे, बस समझ लो। किसी ने कहा मैं बीटा चलाऊं स्क्रीन पे, तो पार्ट डिफरेंस में ये क्या है, बीटा इज करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एंड लैम्डा इज करस्पॉन्डिंग टू 2 पाई, बस ये फेस की बात है, ये पार्ट डिफरेंस की बात है, ये स्क्रीन पर डिस्टेंस चलने की बात है, स्क्रीन पर जो डिस्टेंस चला जाएगा। किसी ने कहा बीटा चले, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया, फेस। किसी ने कहा हम तो 1.5 बीटा चले, 1.5 बीटा, बताओ क्या हो गया होगा पार्ट डिफरेंस, तो इसको 1.5 लैम्डा कर दो, जितने बीटा उतने लैम्डा, और इसके डबल कर दो, पाई डबल कर दो, बस, तो 3 पाई बस है। अब 1.5 बीटा चले, 1.5 बीटा चलने का मतलब है कि सेंटर ब्राइट से आप डार्क पे पहुंच गए हो, क्योंकि 1 बीटा चलते तो पहली ब्राइट आती, और फिर आप बीटा बटे 2 पे डार्क होती, फिर 1.5 बीटा पे डार्क होगी, फिर 2.5 बीटा पे डार्क होगी, फिर 3.5 बीटा पे डार्क होगी, और 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा पे ब्राइट होगी, बस। तो पार्ट डिफरेंस में जितने लैम्डास उतने स्क्रीन पर उतने ही बीटाज, फेज डिफरेंस में उतने ही 2 पाई, ये आप समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही बात को बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। अब नेक्स्ट है कि मैं आपको कुछ इसकी ये प्रॉब्लम कराता हूँ कि हाँ, फिर ये भी कहा गया कि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि हमने एक स्लिट के सामने कोई ग्लास प्लेट T थिकनेस की लगा दी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और T थिकनेस है, ये थिकनेस T है, T है ये T। अब क्या होगा कि जो सेंट्रल पे जो होगा ये अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मानी जाती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जहां पर ये पाथ ऑप्टिकल, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ ऑप्टिकल पाथ बराबर हो, कि ज्योमेट्री के हिसाब से तो बराबर है, लेकिन इसको चलना ये, लेकिन वहां पर चली जाएगी वेव ग्लास में, और ग्लास में जब वेव चली है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम, तो ये देर में पहुंचेगी, तो ये पाथ ऑप्टिकली इस पाथ से ज्यादा माना जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट कहां होगी, जब ऑप्टिकल पाथ बराबर है। अब आप कहोगे वो कैसे निकाल देंगे, उसका एक मेथड है। क्या, अपन मान लेते हैं कि सेंट्रल ब्राइट यहाँ है इस P पॉइंट पे, तो ये इधर मान लो जाए, ये P पॉइंट पे, तो यहां पर क्या होगा, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, लेकिन S1P ज्योमेट्रिकली इज नॉट इक्वल टू S2P, ये तो नहीं है, क्योंकि S1P ज्यादा है। तो हम क्या करें कि हमको ये ऑप्टिकल पाथ बराबर कर लें, तो ये तो एयर में चला है S1P, तो वो जो S2P है उसका ऑप्टिकल पाथ माना जाएगा S2P माइनस T एयर में, क्यों T घटा दो तो बाद बाकी सब एयर में, और इस T को म्यू T मानो। किसी ने कहा क्यों मानो म्यू T, अरे भैया यहाँ स्पीड कम है, मानो स्पीड यहाँ हाफ हो गई है, तो आप ऐसी जगह चल रहे हो 1 किलोमीटर जहां पर स्पीड हाफ है, तो एयर में चलने के 2 किलोमीटर के बराबर मान लो आप, उसको टाइम बराबर करने होते हैं। तो यहां पर म्यू टाइम से स्पीड कम हो गई है, तो ये T डिस्टेंस ऑप्टिकली माना जाएगा म्यू T, तो S2P माइनस T प्लस म्यू T ये बराबर बैठ जाए S1P। अब ये बाकायदा है, S2P जो है वो ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, लेकिन S2P माइनस T ये ऑप्टिकल में चला, और ये वाला T माना जाएगा म्यू T, तो ये पाथ ऑप्टिकली इतना माना जाएगा,
H2P की जगह T कम होगा, म्यू T जुड़ेगा, मतलब H2P से ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि आप माइनस तो कम करोगे, ऐड ज्यादा करोगे। अब ये पाथ इसके बराबर जिस पोजीशन पे हो जाएगा वो ये, तो S1P माइनस H2P बराबर हो गया म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये तो कोई बात ही नहीं, ये ऐसा हो गया। अब ये पाथ, अब ये S1P माइनस H2P ये ज्योमेट्रिकली ये बटे ये स्मॉल डी बराबर होते हैं ये x जो दौड़े अपॉन कैपिटल डी, ये बराबर होते हैं। यहाँ मान लीजिए आप थोड़ी देर क्या बराबर होते हैं, हमें x कैलकुलेट करना है कि हमने कोई टी थिकनेस की ग्लास प्लेट इंसर्ट कर दी और ये पता कर रहे हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितनी शिफ्ट हो जाएगी, ये अपनी प्रॉब्लम है। अब ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ नहीं होगी सेंटर में, बल्कि उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी जिधर अपने ग्लास प्लेट इंसर्ट करी। कितनी शिफ्ट होगी उसका फार्मूला अपने को डेवलप करना है। तो उसका तरीका क्या है, x अपॉन कैपिटल डी बराबर है, x अपॉन कैपिटल डी बराबर है, क्योंकि ये वाला एंगल आ जाता है और ये जितना एंगल है, जितना ये यहाँ से यों मुड़ा है उतना ही ये यों से यों मुड़ा है, तो ये थीटा, तो यहाँ से ये टेन थीटा कैलकुलेट करा और यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करा और उनको बराबर कर दिया। तो आप कहोगे आप तो गलत पढ़ा रहे हो, टेन थीटा और साइन थीटा बराबर कर रहे हो। मैं इसलिए बराबर कर रहा हूँ कि थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो टेन थीटा साइन थीटा बराबर होते हैं। तो यहाँ से जो साइन थीटा है वो ये है, ये जो डिफरेंस है वो है S1P माइनस H2P, S1P माइनस H2P अपॉन स्मॉल डी। तो x बराबर हो गया d बाई डी इंटू S1P माइनस H2P। S1P माइनस H2P इतना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो x कितना शिफ्ट हो गए, तो ये शिफ्ट हो गए अपन d बाई डी S1P माइनस H2P म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना शिफ्ट हो गया। अब किसी ने कहा कि हमने तो इंसर्ट नहीं करा, तब कितने शिफ्ट होंगे। अरे तो इसमें क्या है, इंसर्ट नहीं करा, इसका मतलब टी का मान 0 है और टी का मान 0 है तो इसका मतलब ये x का मान 0, तो शिफ्ट ही क्यों होगा। फिर कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि दोनों के पाथ में ग्लास प्लेट इंसर्ट कर दी जाती है, एक में T1 थिकनेस की, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और दूसरे में T2 थिकनेस की और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और फिर कह दिया जाता है कि ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट ही ना हुई। तो ये तब पॉसिबल है कि जो इसकी वजह से जो शिफ्टिंग हुई उसकी वजह से शिफ्टिंग भी इधर हुई, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर कर दो। अब ये प्रॉब्लम बन गई कि ना दो इंट्रोड्यूस कर दी और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट फिर यहीं आ गई और फिर यहीं आ गई। ये एक T1 थिकनेस है, μ1 है, और ये T2 थिकनेस है इसके सामने और μ2 है। तो इसने पूछ लिया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन μ1 μ2 T1 एंड T2। बहुत आसान है, शिफ्ट हुई नहीं है तो इसकी शिफ्टिंग निकाली x1, वो μ1 T1 रख दिया, दूसरी x2 में d बाई डी μ2 माइनस 1 इंटू T2, इनको बराबर करा तो μ1 माइनस 1 इंटू T1 बराबर μ2 माइनस 1 इंटू T2। किसी ने कहा कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर थे, तो अब कुछ है ही नहीं, जब यही बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, T1 बराबर T2। अब किसी ने कहा कि μ2 का मान बड़ा है, μ2 का मान बड़ा है तो इसकी थिकनेस छोटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि μ2 बड़ा है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो सिंपल मैथ्स, छठी क्लास का मैथ्स, बस इसमें कुछ बात नहीं। तो इस तरह की बातें होगी। फिर कभी कभी कह देता है कि जी हमने एक ही इंट्रोड्यूस करी है तो शिफ्टिंग बताओ, तो शिफ्टिंग का तो मैंने फार्मूला बता दिया। क्या, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो शिफ्टिंग का फार्मूला होता है। फिर उसने कह दिया शिफ्ट जो है वो 4 बीटा शिफ्ट हो गई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बताओ थिकनेस क्या है। बड़ा आसान सवाल है, जब 4 बीटा शिफ्ट हो गई तो बीटा का हमें फार्मूला याद है, 4 लैम्डा डी बाई डी, तो यहां लिख देंगे 4 लैम्डा डी बाई डी बराबर डी बाई डी, म्यू लिख देंगे 1.5 माइनस 1 इंटू टी। अब थिकनेस आ जाएगी, ये डी बाई डी कट जाएगा और हाफ टी बराबर आ जाएगा 4 लैम्डा, तो टी बराबर हो जाएगा 8 लैम्डा।
जो हमने ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करी है उसकी थिकनेस जो है उस लाइट की वेवलेंथ के 8 टाइम्स है, मतलब 8 लैम्डा ईच जगह। तो इस तरह से अपने सवाल होने लगेंगे। फिर ऐसे सवाल बना लेते हैं इन्हीं से कि वो जो है ऐसे ऐसे बनाए इन्होंने, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये कई बार आ चुके हैं। 93 में प्रॉब्लम आई थी कि उसने लेंस को ही तोड़ दिया, लेंस को तोड़ करके। और अब एक्चुअल में क्या है कि जो वेव ऑप्टिक्स है तो वो कभी एक टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो मैं थोड़ा सा ये कोहेरेंट की बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, तो मैं अब बता देता हूँ। Two sources are said to be coherent if the phase difference of the waves reaching from the two sources at any point does not change with time। समय के साथ चेंज ना हो फेज डिफरेंस। तो फिर आप कहोगे समय के साथ चेंज होगा तो क्या हो जाएगा इससे? अरे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि समय के साथ अगर एक ही पॉइंट पे फेज डिफरेंस चेंज होता रहा तो कभी सेम फेज में वेव आ गई तो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, और कभी अपोजिट आ गई तो डार्क बन जाएगी। और लेकिन अगर ये चेंजेस इतना फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, तो हम उसको डार्क और ब्राइट कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे और हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन लगेगा। तभी तो ऐसा होता है कि कभी भी टू डिफरेंट लाइट सोर्सेस से हम इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि एक सोर्स में, क्योंकि लाइट की कोई एक सोर्स जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कभी कोई वाइब्रेट कर जाता है, कभी कोई एक्साइट हो जाता है, कभी कोई एक्साइट हो जाता है। जब एक्साइट होकर जब वो ग्राउंड स्टेट में लौटता है तब एनर्जी को रिलीज करता है। तो उन दोनों में कोहेरेंसी नहीं होती। कोहेरेंसी का मतलब होता है मेल मिलाप नहीं होता है। इसका मेल मिलाप का मतलब होता है कि एक सोर्स ये नहीं और एक सोर्स, टू इंडिपेंडेंट सोर्स है। और यहाँ पर पहुंची लाइट, अब यहाँ पर लाइट पहुंची तो कभी ये क्या होगा, इनसे लाइट जो यहाँ पर पहुंची जिस स्टैंड पे सेम फेस में पहुंची, कभी अपोजिट में पहुंच गई, कभी फेस डिफरेंस π/6 हो गया, कभी π/3 हो गया, कभी 0.1 पाई हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। वो इतना फास्ट है कि हमें सब जगह न तो हम डार्क देख पाएंगे इस पॉइंट पर, न ब्राइट। हम एक साथ इल्यूमिनेशन देखते हैं। तो लाइट में यही तो खास बात थी। तभी तो यंग ने क्या काम करा कि एक ही लाइट सोर्स से 2 लाइट सोर्स बना दी। उसने एक लाइट सोर्स ली और इसमें एक ये लिया और इसमें 2 छोटे पिन के बराबर छिद्र कर दिए और इन्हीं दो पिन होल्स को इल्यूमिनेट करा गया सिंगल सोर्स। अब कोई पूछेगा कि इससे क्या हुआ, ऐसा उसने करा यंग ने, तो क्या हुआ? उसके दिमाग में ऐसी बात आई तो क्यों आई? उसने देखा कि 2 डिफरेंट लाइट सोर्सेज कभी इंटरफेरेंस फिनोमेना हो ही नहीं पाता था, क्योंकि हम डार्क एंड ब्राइट स्पॉट देख ही नहीं पाते थे। तो वो उसने फिर सोचा कि एक्चुअल में एक ही सोर्स से 2 सोर्स बना ली जाएंगी, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस इन दोनों में होंगे और डिफरेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मानो इसमें कुछ भी चेंजेस आ रहा है, कुछ भी आ गया चेंज, वो चेंजेस में भी आ गया, वो चेंज। अब जो फेज डिफरेंस होगा इन पॉइंट ऑफ है वो केवल ड्यू टू द पार्ट डिफरेंस ऑफ दीस 2 वेव्स होगा। और डिफरेंट सोर्सेज होती, ये कोई अलग सोर्स है, ये कोई अलग सोर्स है। एक ही सोर्स से 2 सोर्स, मतलब ये एक ही खानदान से ये पैदा कर दिए गए, एक ही खानदान से जो पैदा हुए। मानो 2 भाई हैं तो आप कभी कभी देखोगे वो एक सी बातें करते हैं, एक ही खानदान से पैदा हुए, एक ही पेरेंट्स की औलाद है ना। और डिफरेंट है तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए मियाँ बीवी क्यों नहीं बनती, डिफरेंट, वो कहीं रहती है वो। तो ऐसे आपके समझ में आ गया। तो क्या हुआ, फिर इसने एक ही सोर्स से 2 सोर्स जो पैदा कर लिए, तो इसके चेंजेस का वहां असर नहीं आया, क्योंकि असर का क्या मतलब होता है, फेज डिफरेंस। तो इसमें चेंज की वजह से इन दोनों में सेम चेंज आया, जो सेम चेंज आया तो डिफरेंस में असर नहीं पड़ा। तो मैं ये बात बताना चाह रहा था। फिर क्या काम करा, जब यंग ने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया तो फिर लोग बाग इस बात में स्टार्ट हो गए कि यार यंग ने बहुत बढ़िया बात बताई कि एक ही सोर्स से उसने 2 कोहेरेंट सोर्सेज पैदा कर लिए और कोहेरेंट सोर्सेज से ही इंटरफेरेंस फिनोमेना पॉसिबल है और इनकोहेरेंट सोर्सेज से पॉसिबल नहीं।
और इनकोहेरेंट सोर्सेज से क्या होता था कि इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी आई है, और ये स्क्रीन है, तो हर जगह क्या मिलती थी 2i, यहाँ भी 2i, यहाँ भी 2i, यहाँ भी 2i, न तो कहीं पर अंधेरा है न कहीं उजाला है, सब जगह 2i 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 बस। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या हुआ, कहीं आई 4i हो गया और कहीं आई 0 हो गया। तो इनको तो फिर ये कहा गया कि जो इंटरफेरेंस फिनोमेना इज नथिंग बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी। जैसे इंटरफेरेंस में कहीं 4i और कहीं 0 हो गया, तो 4i और 0 को फर्दर जोड़ोगे तो 4i आएगा, और वहां 2i भी 4i आएगा, तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इसने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो और साइंटिस्ट इस बात में लगे कि कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के तरीके सोचो। तो एक फ्रेनेल नाम का साइंटिस्ट हुआ, उसने फ्रेनेल बाइप्रिज्म बना दी। उस फ्रेनेल बाइप्रिज्म से एक सोर्स से 2 सोर्स पैदा कर दी। तो उसमें तो मैं अभी नहीं जा रहा, मैं इस बात पर जा रहा हूं कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म तो सारे अपने कोर्स में नहीं है, अगर होगी तो वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन हम इस बात पर जा रहे हैं कि एक कोई ऐसे बना दी गई सोर्सेज कि ये कोई लेंस है, यहां पर एक लाइट सोर्स रख दी। अब हुआ क्या, लाइट सोर्स जब रख दी तो इसकी इमेज यहां कहीं बनी, क्योंकि f और 2f या 2f और इन्फिनिटी के बीच में रही होगी तो रियल इमेज बनेगी और उधर इमेज बन जाएगी, और आगे अगर स्क्रीन होगा तो ये सारी वेव यहां से आती हुई मानी जाएंगी, क्योंकि यहां बन गई तो यहां से यहां वेव पहुंच गई। तो फिर ये तो 2 सोर्स ना हुई, जब 2 सोर्स ना हुई तो फिर इस पर इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होगा। मतलब पर्पस क्या है कि अपनी एक ही सोर्स से 2 सोर्स प्रोड्यूस करना। तो कैसे करा गया, तो क्या करा गया कि अभी तो जब पूरा ये लेंस ऐसे है तो इस लेंस को यहां से बीच में से काट दिया और कुछ हिस्सा यहां से काट दिया, उतना ही यहां से काट दिया। अब इस बात को समझना है, या फिर पहले मैं ये बता देता हूं, बीच में से काट दिया, 2 काट करके इन 2 को दूर रख दिया, उनको सेपरेट कर दिया सर्टेन डिस्टेंस। एक हिस्सा यहां रख दिया और एक हिस्सा यहां रख दिया, बस ये काट के अलग रख दिया। अब ये जो मध्य की दूरी है इनकी, ये a और ये भी a, तो पहले यहां थे ये दोनों चिपके हुए, तो काट के अलग कर दिया, लेंस को बीच में से काट के, और यहां एक सोर्स रख दिया। अब ये कोई u डिस्टेंस था, इसकी सर्टेन दूरी पे जाके इमेज बननी थी, तो ये जो लेंस है इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये माना जाएगा, और ये लेंस की भी फोकल लेंथ वही है जो इसकी है। तो बोला ये लेंस कहां, अरे बिल्कुल लेंस है, बिल्कुल लेंस है। अब ये जरूर है कि जो लाइट इस पोर्शन से जो पहुंचेगी इसको प्रिंसिपल एक्सिस मानते हुए पहुंचेगी, तो इसकी इमेज अगर कहां बननी थी, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही थी ये बॉडी, अब ये इतना नीचे मानी जाएगी, अब इसकी उल्टी होकर यहां बन जाएगी, और इसमें जो इमेज बनेगी वो यहां बन जाएगी। तो बोले ये कैसे डिसाइड होगा, बता देता हूं। मानो ये 30 सेंटीमीटर है और ये 60 पे बनता है, और ये मान लिया जाए 1 मिलीमीटर है, तो आप ऐसे समझिए जैसे ये कोई इतनी बड़ी कोई ऑब्जेक्ट है, तो 1 की 2 बन जाएगी नहीं, ये 1 होती, तो बोले ये तो है ही नहीं, तो ये नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, तो इस पॉइंट की यहां बन जाएगी, ये एक सोर्स ये हो गई, और इसमें जो इमेज बनेगी मानो ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, और 30 की 60 पे बनी, 60 पे बनी, तो दुगनी साइज की बनेगी, तो ये 1 है तो यहां क्या बन जाएगी 2, अब ये 2 बनी। तो बोले ये तो कुछ था ही नहीं, तो नहीं था तो मैं क्या करूं, इसकी तो यहां बन जाएगी ना पहले, ये बन गई। अब ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2, और ये भी 1 और 1 क्या हो गया 2, तो कि 6 मिलीमीटर ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं। क्यों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि ये इसी एक सोर्स से पैदा हुई है, ये 2 सोर्स है। अगर इसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, इसमें लाखों करोड़ों अरबों एटम्स हैं, कभी कोई एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, तो एनर्जी को जब रिलीज करता है कुछ भी चेंजेस आते हैं, वही चेंजेस यहाँ आ जाते हैं। आगे चेंजेस जो आएंगे इसमें चेंजेस की वजह से आगे चेंजेस नहीं आएंगे, केवल पार्ट डिफरेंस की वजह से आएंगे। अब ये तो मेरा क्या बन गया, अब मैं ए और ए मानो, और मानो मैग्निफिकेशन m था, तो ये दूरी अब m होगी,
ये ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी एम ए होगी। तो अब जो है ये कितना बैठ जाएगा? क्या बैठ जाएगा? 2a प्लस 2m, ये कहलाएगी अपनी डी। और यहां से फिर फर्दर कैपिटल डी दूरी पर स्क्रीन था। अब किसी ने पूछा फ्रिंज विड्थ बताओ क्या होगी फ्रिंज विड्थ, तो अब कोई बात ही नहीं है, वही फार्मूला या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लग जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। डी तो ये है ही, और तो वो ऐसे नहीं देगा। ये तो आया था 93 में, ये प्रॉब्लम आई थी, तो 93 में आई थी, उसने लेंस को ही काट दिया था बीच में से। तो लैम्डा डी बाई डी, अब जो डी है वो इस तरह से आया था कि ये दूरी दे रखी थी और यहां से वो दे रखी थी। तो फिर ठीक है, मानो 30 है, ये 60 है, और मानो ये दे रखा होता 1 मीटर 100 सेंटीमीटर दे रखा होता, तो 60 तो यहाँ पर ये 40 रह जाए, तो ये 40 फुट कर देंगे। तो पहले ये 30 का 60 निकालना पड़ता, फिर ये निकालना पड़ता कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, और ये कितनी चीज मैग्नीफाई हुई है। मानो 30 की 60 बनी है तो डबल हो गई, 30 की 45 बनी है तो 1.5 गुनी हो गई। तो a प्लस एम ए ये हो गया, a प्लस एम ए ये हो गया, तो नेट जो है जो उनकी दूरियां ये आ गई। तो ऐसे बहुत सारे मेथड साइंटिस्टों ने निकाल लिए थे टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेज फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, यंग के बाद। तो लैम्डा और डी क्या बोला जाएगा, वही डी 2a प्लस 2ma, और कैपिटल डी तो जो है अब ये फ्रिंज विड्थ है। इस तरह से प्रॉब्लम होने लगी थी। अब आया मिस्टर साइंटिस्ट लॉयड। तो लॉयड ने क्या काम करा कि लॉयड ने एक तरीका बता दिया एक सोर्स से 2 सोर्स प्रोड्यूस करने का, इंटरफेरेंस फिनोमेना का। उसने क्या काम करा कि उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन उसके दिमाग में आ गया। उसने एक प्लेन मिरर रख दिया जो घर में ही होता है, प्लेन मिरर, और एक सोर्स से 2 सोर्स बना लिए। वो कैसे? उसने क्या करा कि यहां स्क्रीन लगा दिया, यहां सोर्स रख दी, लाइट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स। कोहेरेंट का मतलब होता है सोर्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ। कई वेवलेंथ की होंगी तो इस तरह की भी इसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ क्या कि इसने किसी डी दूरी पर ये रखे, तो एक तो यहां पर वेव्स डायरेक्ट पहुंच रही है, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है, और रिफ्लेक्ट होके जो पहुंची वो यहां से आती हुई मानी जाएंगी। अब ये लग गई इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि क्या कहा गया कि यार तुम क्या बातें कर रहे हो कि जो वेव रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो वो ये और ये इतना चली है, यहां चली, तो इसकी जगह ये मान लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बराबर इसके, क्योंकि ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। प्लेन मिरर में उतनी पीछे इमेज बनती है, तो दिस इज S1, दिस इज S1। तो इसमें एक सोर्स तो रियल है और दूसरी सोर्स वर्चुअल है, लेकिन वो रे कभी वर्चुअल नहीं होती। जो रे रिफ्लेक्ट होके पहुंची हैं वो यहां से आती हुई मानी जा रही है, जबकि यहां का रे का कोई नामो निशान भी नहीं है। लेकिन मानने में क्या जा रहा है, क्योंकि हमने मानना गलत भी नहीं माना, क्योंकि ये प्लस ये रास्ता इतना ही है, ये प्लस ये। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई थी। बोला वो क्या दिक्कत आई थी कि जब यहां से चली हुई वेव और यहां से चली हुई वेव में पाथ डिफरेंशियल इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है। क्या? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, जैसे 2n लैम्डा बाई 2। तो ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए, क्योंकि 2n लैम्डा बाई 2 क्या होगा, पूरे पूरे लैम्डा, और जब पूरे पूरे लैम्डा होंगे तो पूरे पूरे 2 पाई होंगे, क्योंकि हर लैम्डा 2 पाई है, और पूरे पूरे 2 पाई होंगे तो वेव सेम फेस में होंगी, और जब वेव सेम फेस में होंगी तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए। लेकिन उल्टा आ गया, उल्टा आ गया। लॉयड ने देखा ये तो उल्टा आ गया। अब ये साइंटिस्ट तो इंटेलिजेंट होते ही है भैया, तो सोचा ये उल्टा क्यों आया। लेकिन उससे पहले ही पता थी, वो तो मेरा एक पढ़ाने का एक मेथड है, वो तो पहले ही पता थी कि ये उल्टा आना है। वो उल्टा इसलिए आया, उसका कारण था कि जो वेव, ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है कि जो वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती हैं उनमें एक एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। तो अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस होगा n गुना 2 पाई, जो कि सेम फेज बताएगा। लेकिन एक पाई आ गया है किसकी वजह से,
इस वेव में एक पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस आ गया है, और पाई जो वेव कहां से रिफ्लेक्ट होती है, डेंसर मीडियम से। तो मेरा एक समझाने का मेथड है क्या, कि बच्चों को नहीं याद होता तो ऐसे याद कर लो कि तुम हवा में सिर मारो तो कुछ भी सिर नहीं चकराता, और जब तुम डेंसर मीडियम में सिर तो सिर चकरा गया मतलब उल्टा हो गया मतलब फेस रिवर्सल आ गया, फेस रिवर्सल आ गया मतलब पाई का फेस डिफरेंस आ गया। यूं मान लो, यूं याद कर लो, खत्म बात, और क्या करना। तो क्या हुआ कि जहां जहां डार्क बन रहे थे वहां ब्राइट बनने लगे, क्योंकि एक एडिशनल आ गया। डार्क कहां बनेंगे, जहां पर इवन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। तो ऑड मल्टीपल में क्या हो जाएगा, क्योंकि हर लैम्डा 2 पाई है, हर लैम्डा 2 पाई के इक्विवेलेंट है, तो फेज डिफरेंस इतना आ जाएगा 2n + 1 × पाई। तो 2n पाई तक तो सेम फेज हो जाता है, पूरे चक्कर लग जाते हैं 2 पाई के मल्टीपल में, तो और 1 पाई बचता है। तो फिर तो जहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा वहां पर ब्राइट आने लगे, क्योंकि 1 पाई उसने जोड़ दिया किसने, जो वेव कहां से रिफ्लेक्ट हुई, द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम सफर से फेस रिवर्सल ऑफ पाई। ये बड़ा अच्छा लगता है अपने को, ऐसा हो जाता है, और ऐसा होता भी है कि आप जो है दीवार में सिर मारा तो सिर तो चकराएगा, बस ऐसे समझ में आ जाता है। फिर क्या हुआ कि अगर एक सोर्स यहाँ पर है, तो जो है ये सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट नहीं बनी थी, यहाँ डार्क बन गई थी। यहाँ पर इसको कैसे समझाता हूं मैं आपको बताता हूं। एक वेव तो डायरेक्ट पहुंची है, एक क्या है, वो ही की ही रिफ्लेक्ट होगी। तो जो रिफ्लेक्ट होके पहुंची है वो यहां से मानी जाएगी, लेकिन उसमें जो रिफ्लेक्ट होके पहुंची है उसमें एक एडिशनल फेस रिवर्सल ऑफ पाई आ गया है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से तो दोनों ने पाथ बराबर चला है, तो फेस डिफरेंस 0 का है, लेकिन एक वेव रिफ्लेक्ट होकर जो पहुंची है उसमें एक फेस रिवर्सल, तो ये दोनों आपस में जो भिड़ी है दुश्मन की तरह भिड़ी है, इसलिए यहां पर डार्क स्पॉट आता है। बस ये बात समझिए। तो ये हो गया लॉयड्स मिरर। अब फ्रेनेल बाई प्रिज्म था, फ्रेनेल ने क्या करा, एक प्रिज्म बना दी, उससे उसने एक सोर्स से 2 सोर्स प्रोड्यूस कर दी। और वो कैसे बनाई थी उसने फ्रेनेल बाई प्रिज्म, तो वो मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे बताई उसने कि उसने ऐसा करा कि ये कोई तो हो गया, 1 मिनट, ये मिल गया। ये जो है ना, ये है फ्रेनेल बाई प्रिज्म, फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म। उसने यहां पर एक सोर्स रखा, इसका एंगल बहुत छोटा होता है, टेंस टू 0 नहीं होता, टेंस टू 0। तो क्या हुआ कि ये जो वेव गई ये यहां से रिफ्रैक्ट होके इस प्रिज्म से यूं हो गई। अब ये जो दूरी आई, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डेल्टा है। तो छोटे प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी मैं अभी आज ही आपको समझाऊंगा, वो म्यू -1 × अल्फा होता है, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, डेविएशन फॉर डेविएशन एंगल म्यू माइनस अल्फा, म्यू -1 × अल्फा। तो ये इतना डेविएट हो गई, तो जाना था वेव को इधर, चली गई इधर, तो ये ऐसे मानी जाएगी जैसे यहां से आ रही इस प्रिज्म से, क्योंकि बाई प्रिज्म है, एक प्रिज्म ऊपर है और एक प्रिज्म नीचे, तो बाई प्रिज्म है, बाई प्रिज्म, ठीक है ना, बाई तो आप समझते ही हो। तो अभी क्या हुआ कि ये ए, तो ये क्या होगा, ये मान लिया जाए ये d/2 है। बोला d/2 क्यों मान लेगा, क्योंकि मैं एक यहां पर बनाऊंगा, उसको d/2, तो इन दोनों के मध्य की दूरी d हो जाएगी, या मानो d मान लो, कोई फर्क नहीं, तो ये d, तो d/a बराबर tan डेल्टा, और डेल्टा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एंगल ऑफ द प्रिज्म ही बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा भी बहुत स्मॉल है, तो tan डेल्टा इज डेल्टा, और डेल्टा इज म्यू -1 × अल्फा, where अल्फा इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म इन रेडियंस। ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। कोई कहता 5 डिग्री है, 5 डिग्री ना पुट करोगे, 5 डिग्री के रेडियन बनाओ। बोला कैसे बनाते हैं, 180 डिग्री में 3.14 होते हैं, 5 डिग्री के बना लो, 3.14 / 180 × 5,
तो जो पाई है, लोग जो पाई को 180 डिग्री समझते हैं, 180 डिग्री नहीं होता, पाई 3.14 होता है। हम इक्विवेलेंट करते रहते हैं कि पाई है तो डिग्री में बोल देते हैं 180 डिग्री। वो बोलना भी गलत नहीं है, लेकिन आप डिग्री बोलोगे फिर आप 180 डिग्री है, वो रेडियन में तो 3.14 है। तो इतना हो गया, तो डी बराबर हो गया a म्यू माइनस 1 इंटू एल। डी ये रहा, इसमें भी ऐसे ही डी आ जाएगा। तो इस सोर्स से तो आगे जो स्क्रीन जो होगा, स्क्रीन जो यहां से बी दूरी पर होगा, तो ये दो, तो वो जो यहां पर स्क्रीन पर जो वेव पहुंचेंगी वो यहां से पहुंची हुई मानी जाएंगी। तो 2D हो गया 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल। अब कैपिटल डी क्या माना जाएगा? जो सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज जो दो पैदा कर ली, जो इस सोर्स से पैदा कर ली, तो ये दोनों सोर्सेज क्या कहलाएंगी? कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेज आएंगे वही चेंजेस इसमें आएंगे। तो वहां पर जो इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा वो ड्यू टू पाथ डिफरेंस होगा। इसके चेंजेस की वजह से कुछ भी चेंज फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कई बार समझा दी बात। तो अब बोलोगे सब हमको कैसे निकालें फ्रिंज विड्थ? अरे फार्मूला तो वही है ना, यंग वाला। कौन सा? यंग वाला, लेमडा डी बाई डी। अब लेमडा तो लेमडा है और डी ए प्लस बी है, और ए डी जो है 2a म्यू माइनस 1 एल्फा है। बस ये डी है, ये इस समय डी जो है ये 2D है, 2D। ये डी मान ली मैंने, तो 2D है, तो 2D की जगह वैल्यू लिख दी। तो 2D 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा। ये फ्रेनेल, मिस्टर फेनेलन ने ये बात कर दी। फिर और भी तरीके निकाले, क्या करा था और कैसे करा, काफी तरीके निकाले। इसको बंद करता हूं।